नमस्कार, न्यूज लाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं गीतांजलि शर्मा। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। इस चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है। पहले चरण के नामांकन के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर दी है, लेकिन इन सबके बीच अगर बिहार की सियासत पर नजर डाली जाए तो राजनीति पूरी तरह से बदल चुकी है। दरअसल 2010 में जेडीयू की बीजेपी के साथ और आरजेडी का एलजेपी के साथ गठबंधन था, लेकिन 2015 में गठबंधन का स्वरूप ही बदल गया है। जेडीयू का आरजेडी और कांग्रेस से महागठबंधन हो गया, तो एलजेपी और मांझी की हम बीजेपी के साथ है। इस बार की गठजोड़ सियासत का रंग पहले चरण में कैसा हो सकता है, न्यूज लाइन में आज हम इसी पर करेंगे खास चर्चा। जी हां, पहले चरण में 12 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 10 जिलों की 49 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें बेगूसराय, समस्तीपुर, नवादा और जमुई जिले शामिल हैं। 2010 के विधानसभा चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या कुछ पहले चरण की तस्वीर हो सकती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बिहार के चुनाव में हालांकि अभी वक्त बाकी है, लेकिन तमाम राजनीतिक दल किस तरह से जुटे हैं इस चुनाव को जीतने के लिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। बिहार चुनाव में अब 1 महीने से भी कम का समय बचा है। पहले चरण में 10 जिलों की 49 सीटों के लिए नामांकन भी शुरू हो गया है। अगर 2010 के विधानसभा चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव की तुलना इस चुनाव से की जाए तो राजनीतिक हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। एक तरफ जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस एक साथ आ गए हैं, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी ने रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी जैसे बिहार के दिग्गज नेताओं को अपने पाले में कर लिया है। बिहार में सियासी समीकरण भले ही बदल गए हों, लेकिन 16 महीने में 49 सीटों के मतदाता ज्यादा नहीं बदले। इन मतदाताओं ने 2014 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 20 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी को बढ़त दी थी। वहीं 16 में एलजेपी को बढ़त मिली थी। एलजेपी बीजेपी साथ हैं। इस हिसाब से बढ़त वाले विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 36 हो जाती है। 2014 लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी पहले चरण की 49 सीटों में कहीं नहीं थी। वहीं जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का अस्तित्व ही नहीं था। दूसरी ओर इसी फॉर्मूले पर कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू को देखें तो उन्हें 12 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली थी। तब सभी अलग अलग चुनाव लड़े थे। महागठबंधन के रूप में उनको मिले वोटों को जोड़ दे तो वो 33 सीटों पर आगे दिखाई देते हैं। फिलहाल महागठबंधन के वोट में शामिल हम का वोट अब अलग होकर नए समीकरण बना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो देखिए ये रिपोर्ट आपने, राजनीतिक समीकरण किस तरह से बदल सकते हैं और पहले कैसे थे, ये समीकरण क्या कहते हैं। क्या बिहार की जनता के जहन में इससे कोई फर्क पड़ेगा? क्या मतदान पे कोई फर्क पड़ेगा? इसी पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए जो मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुकेश वाजपेयी, नेता बीजेपी। हमारे साथ मौजूद हैं यशवीर सिंह, नेता सपा। हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र अबाना, नेता कांग्रेस। और डॉक्टर ललन प्रसाद भी हमारे साथ में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों को स्वागत है। दरअसल ब्रजपाल नागर समाज सेवी जो हैं, उनका भी इंतजार किया जा रहा है, और सारस्वत जी हैं, उनका भी इंतजार किया जा रहा है, लेकिन उनसे जुड़े अभी वो पहुंचे नहीं है। उनसे जुड़ेंगे और उनसे भी बातें करेंगे। फिलहाल जो मेहमान मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ललन जी, पहले प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगी, बीजेपी की राजनीति आपने देखी है कि किस तरह से घूम रही है। अभी इस रिपोर्ट में आपने देखा कि जो लोग पहले अलग अलग खड़े थे वो आज साथ में खड़े हैं, जो किसी के साथ में थे वो अब किसी और के साथ में खड़े हैं। क्या कह रहा है ये राजनीतिक समीकरण? देखिए, बिहार की जो पृष्ठभूमि है ये पहले के चुनाव से बदल चुकी है। ठीक है। जो 2 गठबंधन हुए हैं उसमें जो महागठबंधन नीतीश का, लालू जी का और इन लोगों का है, उसका जो बेस है और जो बीजेपी का बेस है, उन दोनों में फर्क है। बीजेपी ने कोशिश की है अपना बेस बढ़ाने की, ठीक है, और ख़ास तौर से एलजेपी के और मांझी के साथ आ जाने से और कुशवाहा के साथ आ जाने से
जो जातीय समीकरण है वो काफ़ी कुछ बीजेपी के फेवर में अब आ रहा है। और जहाँ तक दूसरे गठबंधन का सवाल है, नीतीश जी की जो अपनी स्टैंडिंग है, पर्सनल स्टैंडिंग आप कह लीजिए एज ए लीडर, वो एक बड़ा फैक्टर है, इसमें कोई शक नहीं। और वो अक्रॉस दी जातियों के, मतलब अलग अलग जात के भी बहुत से लोग उनके साथ होंगे, सिर्फ जातीय आधार पर उनका वोट नहीं होगा। बाकी जो उनके घटक के और लोग हैं उनका बहुत सीमित दायरा है वोट बैंक का, और वो शायद उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। तो दूसरे महागठबंधन में तो आप देखें नीतीश का ही जो कुछ है जोर इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। बाकी जो बीजेपी का गठबंधन है, अब इसमें चारों जो घटक हैं उनका अपना अपना जोर है। और पहले जिन जिन सीटों पर वो जीत चुके हैं, और ख़ास तौर से पहले चरण में तो अब देखें कि बहुत ज़्यादा सीटें वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो 35-36 का आंकड़ा अभी दिया गया, तो मेरा ख्याल है काफ़ी रियलिटी के नज़दीक है। और ख़ास तौर से अगर पार्लियामेंट का इलेक्शन देखें, और पार्लियामेंट का इलेक्शन अगर कुछ इसको प्रभावित करेगा, जो निश्चित रूप से प्रभावित करेगा, क्योंकि पार्लियामेंट का इलेक्शन विशेषतः मोदी जी के प्रभाव से हुआ, जो इतनी बड़ी जीत आई थी। और अभी भी जो वहाँ की नवयुवक हैं बिहार के, और जो विभिन्न क्षेत्रों के लोग हैं और विभिन्न जातियों के लोग हैं, तो अक्रॉस दी बॉर्डर्स आप जैसे कहते हैं कि अक्रॉस डिफरेंट कम्युनिटीज़ कास्ट, अगर कोई वोट कैचर है वहाँ पर बिहार में अभी भी, तो वो नरेंद्र मोदी हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ नीतीश जी। और शायद यही वजह है कि महागठबंधन की नौबत आन पड़ी। बहरहाल हमारे साथ में और भी लोग जुड़े हैं, नेता बीजेपी भी जुड़े हैं। बीजेपी की प्रतिक्रिया मैं बाद में लूंगी, मैं पहले कांग्रेस की ओर बढ़ना चाहूंगी। राजेंद्र रवाना जी, कैसे देख रहे हैं इस राजनीतिक समीकरण को? पहले जो किसी के साथ थे वो अब किसी और के साथ है, पूरा एक तरह से बिल्कुल बदलाव जो है वो हो चुका है। देखो, जो पार्टी पिछली बार बीजेपी के साथ थी, आज वो कांग्रेस के साथ है, आरजेडी है, जेडीयू है, तो समीकरण बिल्कुल चेंज हो गया है। जो पिछली सीटें आप जिनकी आप समीक्षा कर रहे हैं, आप दिखा रहे हैं 49 सीटें जो हैं, उसमें जैसे एलजेपी है, एलजेपी की वहाँ पे सीटें आई हैं, और कुशवाहा जी हैं वहाँ पे, उनकी सीटें आई हैं, बीजेपी की सीटें हैं। जो पहला चरण है, पूरी उन्होंने जो तैयारी की है, पहले चरण को जो है वो बढ़त के आधार पर देख रहे हैं, लेकिन समीकरण यहाँ बिल्कुल उल्टा हो गया। नीतीश जी जो वहाँ पर है, बिहार के मुख्यमंत्री है, और वो जात से ऊपर उठकर बिहार के विकास की वहाँ पर बात करेंगे। मैं समझता हूँ कि समीकरण जरूर गड़बड़ाएगा, कुछ जो पहले था वो अब नहीं रहेगा, जो पहले हो चुका है वो दोबारा रिपीट नहीं कर पाएगा। बिहार की जनता क्या वोट बैंक पर असर पड़ेगा इसका? हाँ, बिहार की जनता के ऊपर वोट बैंक का असर जरूर पड़ेगा इसमें। अगर हम ये देखते हैं कि जिस तरह से वहाँ पर एलजेपी और मांझी जो साथ आए हैं, इससे समीकरण कुछ ना कुछ तो उसमें चेंज होंगे कि मांझी और आरजेडी और जेडीयू का मिलान जो है वो कैसे देखेगी बिहार की जनता? क्योंकि पहले नीतीश कहा करते थे कि जंगल राज है, और उसके बाद में अब उन्हीं के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ा फर्क जो है वो वहां पर भी पड़ेगा। वहां पर भी पड़ेगा। जिस तरह यहाँ पर एलजेपी और मांझी जी, जिस तरह से रामविलास पासवान की पार्टी और मांझी जी की पार्टी, जिस तरह वो भी दोनों इकट्ठे हो गए, वो भी दोनों अलग अलग धारा में थे पहले पिछली बार, इस तरीके से वहां पर भी जिस तरह जेडीयू है और आरजेडी है, उन दोनों में भी पहले दूरियां थी, अब वो इकट्ठे हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है जो लालू जी वहां पर हैं, जिस तरह वहां पर यादव का वर्चस्व है और माइनॉरिटी है, वो मैं समझता हूँ कि वो इकट्ठा होकर वहां पर नीतीश जी के साथ आएंगे। चलिए यशवीर जी, मैं वाजपेयी जी आपकी प्रतिक्रिया तो सबसे अहम है, क्योंकि आप ही की पार्टी की चर्चा हो रही है, मैं बिल्कुल लूंगी आपसे इसका उत्तर, लेकिन फिलहाल यशवीर जी। देखिए, राजनीति में 1+1 2 नहीं होता, और फैक्टर इतने हैं, कितने फैक्टर मिलकर के क्या गणित बैठेगा आज की तारीख में कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ने लालू जी को आप दरकिनार कर सकते, यादवों की सबसे बड़ी जात है, 12% वोट है, वो कोई इतनी छोटी नहीं, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दलित समाज में भी 2 बड़े नेता हैं, दोनों का अलग अलग वोट बैंक है, नीतीश जी का, पासवान जी का भी, मांझी जी का भी। लेकिन पिछले दिनों आपस में इतना अंतर्द्वंद रहा दोनों जातियों में पिछले चुनाव में, वो इकट्ठे हो पाएंगे इसके ऊपर भी निर्भर करता है। रही बात जो अगड़ी जातियां हैं बिहार की, वो भी आज इस बात से परेशान है कि बीजेपी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बता पाई।
इसलिए उनको भी लगता है कि कहीं कल हम ठगे ना जाएं, और इसलिए हो सकता है वो नीतीश जी या और दूसरे लोगों के साथ जाना पसंद करें। चलिए ये असलियत है। ये परिस्थितियां जो है वो बीजेपी के सामने आ सकती है। बहरहाल मुकेश वाजपेयी नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश जी, तीनों लोगों की अभी आपने बातचीत सुनी है और कहीं ना कहीं जो बातें हैं वो आपके फेवर में भी हैं थोड़ी सी, लेकिन परेशानी में ज्यादा है। देखिए, सबसे पहले आपने अपने इंटरव्यू में बताया कि महागठबंधन, देखिए महागठबंधन तो वहाँ पे अब है नहीं। अगर महागठबंधन की परिभाषा देखी जाए तो मेरे ख्याल जो मुलायम सिंह जी ने गठबंधन करा है उसको महागठबंधन कहें तो ज्यादा उचित होगा, क्योंकि उसमें एनसीपी है, पप्पू यादव जी की पार्टी है, संगमा जी की पार्टी है और खुद मुलायम सिंह जी की पार्टी है। तो महागठबंधन तो ये चार पार्टियों का अगर कहें तो ये महागठबंधन तब भी बन सकता है। वो तो एक गठबंधन है और उस गठबंधन में भी अगर आप देखेंगे, कल से ही न्यूज चल रही है, सारे मीडिया में न्यूज आ रही है कि उन लोगों ने कांग्रेस को ये साफ जता दिया है कि आपके बस की बात नहीं है कि आप 40 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े कर पाए। इसलिए 5 सीटें जनता दलियों को और 5 सीटें आप राष्ट्रीय जनता दल को अपने निशान पे कैंडिडेट हमारे होंगे, निशान आपका होगा, उस पर चुनाव लड़ने दिया जाए। इस पे वहां पे अंतर्विरोध चल रहा है। वहां के जो इनके कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो इस पे राजी नहीं है। अभी 19 तारीख को कल जो है राहुल गांधी जी वहां पे जा रहे हैं, एक रैली करने, विशाल रैली करने जा रहे हैं, जिसमें लालू प्रसाद जी ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, नीतीश कुमार जी ने मना कर दिया मैं नहीं जाऊंगा। तो वहां पे तो अब आप उसको महागठबंधन किस राय में कह रहे हैं, किस विषय में महागठबंधन रह गया, मेरी समस्या तो बाहर है। हाँ, गठबंधन जरूर है, 2 पार्टियों का गठबंधन है। और मैं एक फैक्ट देना चाहूंगा कि जब पिछले इलेक्शन हुए थे उसमें नीतीश कुमार जी 141 सीटों में चुनाव लड़े थे, 115 सीटें जीते थे। हम सिर्फ 102 सीटों में चुनाव लड़े थे और 92 सीट जीत के आए थे। आप देख लीजिए जीत का परसेंटेज किसके साथ ज्यादा था। उसके बाद नीतीश कुमार जी लोकसभा चुनाव में बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़े, उसके हालात आपने देख लिए कितनी सीटें आई। अब नीतीश कुमार जी दोबारा से बीजेपी से अलग होकर लालू प्रसाद जी के साथ चुनाव लड़ने की घोषणा करी है। उसके बाद मुझे तो नहीं लगता कि शायद नीतीश कुमार जी 10 के आंकड़े तक भी पहुंच पाएंगे। नीतीश कुमार जी का बिल्कुल जनाधार खत्म हो जाएगा, क्योंकि लालू प्रसाद जी से हाथ मिलाना उनकी राजनीतिक सबसे बड़ी भूल रही है। क्या वाकई ये भूल रहेगी? देखा जाए जिस तरह से ललन जी वाजपेयी जी कह रहे हैं कि सबसे बड़ी भूल रहेगी, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये फायदेमंद साबित होगा, लेकिन नीतीश कुमार के लिए नहीं, लालू प्रसाद यादव के लिए। देखिए, मेरा तो अपना मानना है कि नीतीश कुमार ने गलती की है लालू जी के साथ हाथ मिलाकर, क्योंकि एक तो एक दूसरे के आर्च राइवल रहे हैं शुरू से ही दो आदमी, और लालू की अपनी रणनीति अलग है और नीतीश की रणनीति हमेशा अलग रही है। और ये जो अवसरवादी गठबंधन नीतीश ने कर लिया, ये इनके लिए नुकसानप्रद होगा। लालू का अपना वोट बैंक फिक्स्ड है यादव कम्युनिटी का, लेकिन वो भी अब सरक चुका है, मैं आपसे बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से यादव नेता और पार्टियों में जा चुके हैं। जो नीतीश के साथ भी बहुत से यादव नेता हैं और बीजेपी के साथ भी बहुत से यादव नेता हैं। तो अगर लालू जी ये सोचते हैं कि सब सीटें, लेकिन आपको लगता नहीं है कि वोट बैंक खिसकेगा कहीं ना कहीं? खिसकेगा, बिल्कुल खिसकेगा। लालू जी का वोट तो बैंक तो बहुत खिसकेगा, और मुझे लगता है अभी जो उनके पास 24 सीटें हैं वो मेरा ख्याल है 14-15 सीटों से ज्यादा अब लालू जी इस चुनाव में नहीं पाएंगे, आप देखिएगा। चलिए, आने वाला वक्त तय करेगा। बहरहाल ब्रजपाल नागर समाज सेवी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। ब्रजपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ब्रजपाल जी, बिहार का विधानसभा चुनाव जो है वो काफी मायने रख रहा है, और एक तरह से ये देखा जाए कि नए रंग लिए हैं। जो लोग किसी के साथ पहले हुआ करते थे वो उनके साथ नहीं है, जो अलग चुनाव लड़ा करते थे वो अब साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। कुल मिला के राजनीतिक समीकरण ये क्या बयां कर रहे हैं बिहार? जी, अब पहले में और में काफी फर्क हो गया है। चुनाव में अब कुछ पता नहीं चल पाता है कि कौन किसके साथ है, कब क्या हो जाए, ठीक है, कब कौन टूट जाए, कौन किसके साथ गठजोड़ कर ले। और पहले में और अब में काफी फर्क है। जी, पहले में और अब में फर्क है। ये फर्क क्या कह रहे हैं नागर जी? ये फर्क किसके लिए बेहतर रहेगा और किसके लिए नुकसानदायक हो सकता है? ये मेरा मानना ये है, ये बीजेपी के पक्ष में ज्यादा रहेगा। चलिए, बहरहाल
किस तरह से वाजपेयी जी ये पूरी प्रतिक्रियाएं अभी आप भी सुन रहे हैं और खासकर आपकी आपने मुझे पूरा नहीं बोलने दिया, मैं अपनी बात पूरी करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो आप बात कर रहे हैं ना कि ये गठबंधन और महागठबंधन और दलों का आपस में मिलना जुलना, ये पहले चुनाव से पहले जो हो गया हर दूसरा एक दूसरे से मिलके चुनाव लड़ रहा है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जहां तक मुद्दों की बात है, आप देखिए सिर्फ और सिर्फ जो हमारा एनडीए का जो घटक दल है या एनडीए जो है वो विकास के नाम पे चुनाव लड़ रहा है। उसमें ना तो हम ये देख रहे हैं कि कौन किस जाति को कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहां पे किस तरह से, हमारा सिर्फ एक ही नारा है विकास। जो लोकसभा में था वो आज है सबका साथ सबका विकास। जबकि आप दूसरी तरफ देखेंगे, अन्य गठबंधन की तरफ देखेंगे या अन्य दलों की तरफ देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पे विकास नाम पे तो कोई इलेक्शन की बात क्या, विकास नाम की तो तरफ जा ही नहीं रहे। वो लोग कहाँ पे जा रहे हैं, मोदी जी को कैसे रोकना है, किसी तरह मोदी जी को बिहार में रोका जाए। आप देखेंगे स्पष्ट तौर पे वहां का मतदाता अपना मन बना चुका है कि एक तरफ मोदी जी का विकास रथ है और दूसरी तरफ तथाकथित ये लोग हैं जो कभी जात के नाम पे, कभी वर्ग के नाम पे, कभी किसी और नाम पे सत्ता में आए और सत्ता पे आने के बाद वहां पे कोई विकास का काम नहीं करा, सत्ता से चले गए। दूसरी तरफ वो बड़े 16 महीने के जो विकास का काम मोदी जी का है उसको देख रहा है, और आने वाले टाइम में जो मोदी जी कह रहे हैं और जो मोदी जी ने बिहार के लिए आश्वासन दिए और जो करा है अब तक, उसको ध्यान में रखते हुए वहां की जनता पूर्ण विचार कर चुकी है, पूर्ण मन बचा चुकी है कि इस बार एनडीए की वहां पे पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने जा रही है। अवाना जी, देखो मुकेश जी जो बातें रख रहे हैं इसमें ये भूल रहे हैं कि जितने मुके प्रस्त हमारे पासवान जी हैं, मांझी जी हैं, जो पहले कभी कांग्रेस के साथ रहे हैं, कभी लालू जी के साथ रहे हैं, आज इनको वो गठबंधन अच्छा लग रहा है भाजपा को, जिसमें रामविलास पासवान जी है, मांझी जी है। मांझी जी अभी नीतीश कुमार जी ने उनको अभी मुख्यमंत्री बनाया था, और किन कारणों से उनको किस तरीके से उनको वहां से मुख्यमंत्री पद से हटाना पड़ा, तो उन बातों को भी भाजपा ध्यान रखे। आप दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं गठबंधन के बारे में, जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं अपना गठबंधन नहीं देख रहे हैं, लेकिन गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुलायम सिंह जी का गठबंधन, एनसीपी वहां पर है नहीं, ठीक नहीं है कि आपका गठबंधन महागठबंधन ठीक है। एक सेकंड नहीं, हमारा गठबंधन जो है कांग्रेस का जो गठबंधन है वो नीतीश कुमार जी के साथ है, आरजेडी के साथ है, और उस गठबंधन में कोई किसी तरह की कोई दो राय नहीं है कि जो समझौता आपस में हो गया वही समझौते के पास अटल है। वहां पे कोई किस तरह की कोई चर्चा नहीं है, कोई बिखराव नहीं है। एक सेकंड, अवाना जी कह रहे हैं कि अभी पहले पासवान जी हमारे साथ थे, बीजेपी के साथ आ गए, और भी पार्टियां बीजेपी के साथ आ गई, पहले हमारे साथ थी। आप किसके साथ? आपके साथ तो अब कोई भी नहीं, आप दूसरों के साथ लग रहे हैं। आपकी पार्टी कांग्रेस जो है आज क्षेत्रीय दल बन के रह गई है, आप दूसरी पार्टियों के पिछलग्गू बन गए हैं। आपके नेता नीतीश कुमार हो गए हैं, आपके नेता लालू प्रसाद हो गए हैं। हमारे बीजेपी अभी भी अपने साथ पार्टियां लाती है, बीजेपी किसी के साथ नहीं जाती है, ना बीजेपी किसी पार्टी के पिछलग्गू बनती है। लेकिन कांग्रेस की हालत बदकिस्मती से ये हो गई है कि आज वो दूसरी पार्टी के नेता को अपना नेता मानने पे मजबूर है और दूसरी पार्टी के पीछे चलने के लिए मजबूर है। तो आप कृपया इस बात को समझें और इस बात को अपने आत्मचिंतन करें इस बात के लिए कि कहां यूपीए खत्म होके अब नया गठबंधन में आप जा रहे हैं। आप अगर होना तो ये चाहिए था कि यूपीए में आप सबसे बड़ी पार्टी होते, ये लोग आपको ज्वाइन करते, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। आप लोग क्षेत्रीय पार्टी हो गए। बिहार के अंदर बीजेपी के पास कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं है। इससे जाहिर होता है कि इनके पास सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए, झूठ बोलने के लिए, झूठा प्रचार करने के लिए सिर्फ एक मोदी बीजेपी प्रधानमंत्री सही वक्त का इंतजार कर रही है कि वो एक बड़ा चेहरा बता पाए। ललन जी, के वाकई बीजेपी के पास एक बड़ा चेहरा नहीं? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से इस बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के किया जा रहा है कि चेहरा नहीं है। ये तो जो और स्टेट्स में भी बीजेपी चुनाव लड़ी, वहां भी उसने चेहरे नहीं खड़ा किए, पहले मोदी के नाम से चुनाव लड़ी और जीत गई। ये तो बात छोड़ दीजिए, दिल्ली एक एक्सेप्शन रहा है, बाकी जगह तो सब जगह मोदी के नाम पर ही इनको जीत मिली है। तो इसलिए मैं नहीं मानता कि उनका इन्होंने कोई चेहरा अभी खड़ा नहीं किया इसलिए हार जाएंगे, क्योंकि देखिए बीजेपी में भी काफ़ी कद्दावर नेता हैं और मेरा ख्याल है जो और पार्टियों में उसके कंपेरिजन में ज़्यादा लोग हैं बीजेपी में जिनका कैलिबर एज ए लीडर बिहार में ज़्यादा है। नीतीश कुमार को छोड़ दीजिए तो बाकी बहुत से ऐसे लोग हैं जो काफ़ी उनकी रेपुटेशन अच्छी है बिहार के अंदर। तो इसलिए अगर कोई एक चेहरा उन्होंने नहीं खड़ा किया तो इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क बिहार की राजनीति में नहीं पड़ा, और ख़ास तौर से अब और उसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि जो सीट का बंटवारा महागठबंधन में हुआ है उसको आप जरा देखिए ना। नीतीश कुमार को 100 सीट दिया और लालू को 100 सीट दे दिया। अगर नीतीश कुमार 100 में कितनी सीटें जीत जाएंगे, इसके बाद लालू का तो पत्ता साफ होना है, नहीं केस
जो उनका पहले से परफॉर्मेंस रहा है और जो पब्लिक परसेप्शन उनके खिलाफ है, उसमें बहुत कम सीटें आएंगी। तो नीतीश कुमार ने तो अपने आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार दी। कहाँ से उतना बहुमत तो इकट्ठा कर पाएंगे, कहाँ से इतने असेंबली मेंबर्स उनके पास आएंगे कि वो गवर्नमेंट बना लें। उनकी अपनी पर्सनल इमेज अच्छी होते हुए भी उन्होंने जो कदम उठाया, ये मेरे ख्याल से कुछ बहुत। लेकिन ललन जी, मेरे ख्याल से सीएम पद का जो कैंडिडेट है वो होना चाहिए जो बिहार की जनता से जुड़ा हो, जिसने बिहार की जनता के लिए काम किया हो, जो बिहार की जनता के साथ सिरे से जुड़ा हो, जमीन से जुड़ा हो। हाँ, तो लेकिन ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं, ऐसे बीजेपी में भेजा। सुशील मोदी को ले लीजिए, उसी टाइम से जिस टाइम से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार यादव बिहार की पॉलिटिक्स में काम करते रहे, उसी टाइम से सुशील मोदी भी काम करते रहे। ये तीनों लोग एक ही जगह से निकले हुए हैं, एक ही जगह से लगभग पढ़े लिखे और वहीं स्टूडेंट लीडर और कैसे कैसे आते हैं, वो समकालीन ही ये तीनों आदमी रहे हैं और तीनों ने बिहार की पॉलिटिक्स में बहुत काम किया है। अब ये ठीक है कि लालू प्रसाद ने कुछ ऐसे काम कर दिए कि अब वो उनका समय उल्टा हो गया, लेकिन नीतीश बने रहे, उन्होंने काफी काम किया। मांझी की पार्टी की पहली लिस्ट जारी हो गई है, एलजेपी ने भी पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन अभी भी पार्टी के भीतर, इन्हीं लोगों के भीतर कहीं ना कहीं कुछ बचा सा है। हालांकि कुछ उम्मीदवार अभी रह गए हैं, एलजेपी ने कहा है देखिए बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ नाराजगी जो है वो भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मांझी की पार्टी में भी ये नाराजगी है कि महज इतनी सीटों पर आपने सब्र क्यों किया, इस तरह की बातें भी। ये तो नाराजगी सब पार्टियों में रहेगी। देखिए लालू प्रसाद ने भी अपने सारे रिश्तेदार खड़े कर दिए और अभी जब लिस्टें और आगे देखिएगा क्या होता है। जो हमारे नेता लोग हैं, एक टेंडेंसी अब हो गई है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, सब पार्टियों में आप देखेंगे ये भाई भतीजावाद, अपने रिश्तेदारों को पहले टिकट देके उसके बाद दूसरे को। पासवान ने यही किया अभी कि वो 3 या 4 तो उनके रिश्तेदार अपने एकदम खास लोग हैं, पहले उनको टिकट देके फिर बाकी लोगों को दिया और फिर ये कहा गया कि कोई असंतोष नहीं है, बड़े आराम से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। मांझी ने भी शुरू में ऐसे ही किया है, तो ये तो चलेगा। हमारे यहाँ देश की राजनीति ऐसी है, वो यूपी में चाहे हो, चाहे बिहार में हो, चाहे और प्रोविंसेस में, जहाँ नेता लोगों को मौका मिलता है पहले अपने परिवार के लोगों को आगे देते हैं। ठीक है, तो इसका कोई बहुत ज्यादा फर्क अभी नहीं पड़ना है इस इलेक्शन में। लेकिन ये है कि कुछ लोगों को असंतोष जरूर होगा जिनकी सीटें जा रही हैं या जो वहाँ से संभावित अपने आप को मानते थे, तो उसी में आया राम गया राम होता रहेगा। लेकिन अब चूंकि इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है तो वो भी संभावना अब कम हो गई है। चलिए यहाँ फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी ये चर्चा लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। कोई भी नहीं है, जब भी कोई आए ना एक बार मेरे पास भेजियो। और हाँ अच्छा, दूसरी बात ये है यहाँ डिस्टर्बेंस पता है कितनी होती है। एक तो तुम लोग जब डिबेट हो रही है उस टाइम आराम से बोलो, इतनी तेज बोल रहे हो, पूरी आवाज जा रही है यहाँ, फिर भी आप आराम से बोलो ना। वो तो वहां चिल्ला रहा है ना, उसकी आवाज यहाँ से थोड़े जा रही है, इतनी तेज बोल रहे हैं, वहां जाके 2 मिनट में वहां से चला जा। और तू जब वो बना रहा है फ्रेम तो कम से कम उसको इतनी तेज तो बोल रहा है, उसको बता तो सही क्या करना है उसे। हाँ तो मेरे लाल आराम से बोलना, तेरी आवाज मुझ तक आ रही है उसके कानों से। आधा ध्यान तुम पर रहेगा। आधा प्रोग्राम बीत जाता है, गेस्ट तब आ रहे होते हैं हमारे। अच्छा, ये आपका जो न्यूज़ 1 चैनल है, टाटा स्काई पे क्या नंबर पे आता है? वो मैंने देखा ही नहीं। जब कोई प्रश्न पूछे ना तो मेरी वो बना लेने से वीडियो। अच्छा, तो वहाँ तो मुझे लग रहा है बीजेपी का ही ज्यादा मामला रहेगा बिहार में, एनडीए का। बिहार में जो डिबेट चल रही है तो ये बीजेपी का जो ज्यादा रहेगा। जी नहीं, एनडीए तो ये लड़ रही ना, रामविलास पासवान और ये सब
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार सुर्खियां बना हुआ है आजकल बिहार में होने वाला विधानसभा चुनाव, लेकिन ये चुनाव क्या कहता है, राजनीतिक दल क्या कह रहे हैं और जो उम्मीदवार इन राजनीतिक दलों से जुड़े हैं वो क्या कह रहे हैं, इसी पर हम चर्चा करें। चर्चा के लिए जो मेहमान मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, मैं एक बार फिर से परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है मुकेश वाजपेयी, नेता बीजेपी, यशवीर सिंह, नेता सपा समाजवादी पार्टी। हमारे साथ में मौजूद है ललन प्रसाद, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ मौजूद है राजेंद्र रवाना, नेता कांग्रेस, दीपक सरास्वत जो कि अभी अभी जुड़े हैं, नेता जेडीयू भी हमारे साथ में मौजूद है, और ब्रजपाल नागर भी हमारे साथ में जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। चूंकि आप अभी अभी जुड़े हैं, दीपक सरास्वत जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पार्टियों की जो हालत है वो बड़ी अजीबोगरीब है। दरअसल हम उसी पर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि जो पहले किसी के साथ थे आज वो उनके साथ नहीं है, जो पहले अकेले चुनाव लड़ रहे थे वो आज चुनाव साथ लड़ रहे हैं। कुल इस तरह की परिस्थितियां जो हैं वो खुद बनी हुई हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसे, खासतौर पर नीतीश और लालू के इस जोड़ को कैसे देख रहे हैं? नीतीश और लालू तो पहले भी साथ थे, पहले तो कभी साथ नहीं थे साहब। नहीं, जनता दल बनाओ उससे पहले हम सब साथी थे। नीतीश, लालू, मोदी जी सब एक ही परिवार से लोग थे। समय की परिस्थितियां तोड़ने में भी साथ थे, अलग अलग होते गए सारे सब लोग। उसके बाद अब मांझी साहब आए। मांझी साहब को हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, तो कोई दलित चेहरा ऐसा था कि जो कि पहले बिहार के मुख्यमंत्री जिन्होंने उनको सीएम का दावेदार बनाया, सीएम बनाया, नीतीश जी ने मांझी जी को बनाया। और हमारा ये था कि हम लोग लास्ट तक इनको चलाएंगे, इलेक्शन तक मांझी साहब ही रहेंगे। लेकिन कुछ बीजेपी में हमेशा, लेकिन जब आपको लगा कि मांझी साहब आपकी कठपुतली बनकर नहीं घूम रहे हैं, तो आपको लगा कि अब इन्हें दाएं बाएं कर देना चाहिए, कुछ ऐसा ही हुआ पार्टी के? ऐसा कुछ नहीं, उनको हम लोगों ने तो मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन बीजेपी के वो शरण में जाने के अंदर मीटिंग करने लगे। आदरणीय अध्यक्ष बीजेपी, माफ कीजिएगा दीपक जी, बीजेपी के पास तो वो तब पहुंचे हैं जब आपकी पार्टी से निकाले गए हैं, जब आपकी पार्टी से उनके साथ में व्यवहार जैसा उनका कहना है ठीक नहीं हुआ, उसके बाद वो पहुंचे बीजेपी के पास। हम पहले से जाने लगे थे, हमारे आप थोड़ा सा पता करें। अच्छा दीपक जी, ये बता दीजिए आपने उनको बनाया क्यों था? अब तो हम ये चाह रहे हैं कि नहीं, उनकी काबिलियत देख के बनाया था या महादलित थे इसलिए बनाया था? चेहरा है तो उनको बीजेपी दिखाए। रामविलास पासवान जी को अपना बीजेपी का बोला मुख्यमंत्री का दावेदार कैंडिडेट बनाया, तो हम जाने के भाई बीजेपी कुछ कर रही है, लेकिन बीजेपी का बहुत बड़ा सफुका है मैडम वहाँ। वो किसी को भी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, सबको, और ऊपर से पैरासूट से वहाँ टपकने वाले कोई मुख्यमंत्री जी आएंगे। और इसलिए सारे दलों में वहाँ जो एनडीए के घटक दल हैं सारे परेशान हैं। मांझी साहब को, पासवान जी को लड़ा दिया, भूपेंद्र जी तो बेचारे वैसे ही परेशान चल रहे हैं। तो ये बहुत ही वहाँ पर विचित्र स्थिति पैदा हुई है। और इसलिए सीटों में भी आप देख रहे हैं कि पहले लिस्ट किसने जारी कर दी। अब पासवान साहब का तो वहाँ को जनाधार ही नहीं है दलित वोट बैंक का, क्योंकि 15 कैंडिडेट तो उन्होंने अपने परिवार से ही उतारे हैं वहाँ। तो भाई, भतीजा, भाभी, ये सारे वही हैं। और जो कि टोटल सीट है तो आप जान लीजिए कि जो परिवार के ही सारे लोग हैं, तो दूसरे लोग फिर वहाँ उनका क्या जनाधार रहेगा। मांझी साहब की सीट पे तो वैसे ही दोनों का, तो वहाँ दलित बैंक का कुछ बखेड़ा खत्म हो गया है। और दूसरा भूपेंद्र जी हैं, दीपक जी वैसे ही वो आप बीजेपी से ही परेशान है कि मेरा कैंडिडेट यहाँ खड़ा करो, वहाँ करो। तो ये सारी विचित्र परिस्थिति बन रही है। और वहाँ पर बीजेपी का बहुत जल्दी आप देखेंगे कि वहाँ कोई बात जरा था। दीपक जी का मैं धन्यवाद करूंगा। दीपक जी ने मान लिया कि बीजेपी वहाँ जीत रही है और पैरासूट से वहाँ मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। इसके लिए दीपक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दीपक जी दूसरी बात कर रहे हैं कि मांझी जी को आपने बनाया क्यों था? वाजपेयी जी, दीपक जी, आपके नेता ने इसलिए बनाया कि महादलित चेहरे के हम बहुत बड़े पैरोकार हैं और महादलित को हम चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं। देखिए जी, उसके बाद जब उनको आपने एक कुर्सी से उतार दिया, धक्के देके उतार दिया। दिखाने के लिए बिहार नहीं वहाँ जाएंगे। बिहार वो चीज है कि उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है जमीन में से। देखिए, तो बिहार की जनता अच्छी तरह जानती है। वाजपेयी साहब की समझ 5 मिनट आपने दीपक जी को दिए, 5 में से 4.5 मिनट वो हमारे ऊपर बोलते रहे कि बीजेपी मुख्यमंत्री कैंडिडेट कैसे आएगा। पासवान जी के इन्होंने 15 टिकट डिक्लेयर कर दिए कि 15 रिश्तेदारों को दिए। अपना बताइए, जनता दल यू नीतीश कुमार के क्या काम रहे जो दोबारा जनता उन्हें चुने? ऐसे उन्होंने क्या काम करे बिहार के लिए जो जनता उनको दोबारा वोट दे? आप ये बताइए। आप सारी चीजें भूल जाइए, कौन किसके साथ है, क्या क्या है। वहाँ चले गए ना, हमसे अलग हो गए, तो आज हमें आपको बुरे लग रहे हैं। आप तो 8.5 साल। अरे आप जनता को बताएंगे, हमने तो 2019 में बताना है। हमारा रिपोर्ट कार्ड 2019 में जारी होगा। हमसे पूछ रहे मैं नहीं पूछ रहा हूँ, जनता आपसे पूछ रही है कि आप बताइए कि नीतीश कुमार को हम क्यों वोट दें, उन्होंने ऐसे क्या काम करे हैं। अब वहाँ जनता अच्छी तरह वाजपेयी साहब जानती है। बता दीजिए ना, आप नेशनल चैनल पे हैं, आप बता दीजिए काम। अगर दीपक जी, अगर जीत को लेकर इतना आश्वस्त थे नीतीश, तो फिर क्या जरूरत पड़ी थी लालू प्रसाद यादव की, जिनको वो इतना कोसा करते थे? क्या जरूरत पड़ी थी कि वो
कांग्रेस के साथ हो लिए, ऐसी क्या जरूरत है? नहीं, एक चीज और एक सेकंड, अगर आपको लगता है कि अगर बिहार की जनता इतना पसंद करती है तो फिर मेरे ख्याल से अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं। गीतांजलि, इसमें एक और ऐड कर लीजिए, आप वहाँ पर सीएम है। जब नीतीश कुमार जी हमारे साथ लड़े थे 141 सीटों में लड़े थे, आज लालू प्रसाद जी के साथ 141 से घट के 100 सीटों में आ गए हैं। चलिए जवाब ले लेते हैं वाजपेयी जी। मैं ललन जी आती हूँ आपके पास। जी दीपक जी। मैं जवाब दे दूं। जी यशवीर जी। देखिए, बिहार की जनता को इतना अंडर एस्टिमेट करना मैं नहीं समझता कि वो हम सब लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि तमाम राजनीतिक दल सोच रहे हैं कि हम ये बात करें कि बिहार की जनता हमारे साथ, मतलब बिहार की जनता जो है बिहार में आज कोई भी किसी पार्टी का भी नेता इतना बड़ा कोई नहीं है, कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं जो अकेले चुनाव लड़ सके। बीजेपी भी अकेले नहीं लड़ पा रही, वो भी मांझी जी को ढूंढती फिर रही, पासवान जी को ढूंढती फिर रही। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, मुस्लिम वोट का कोई जिक्र ही नहीं कर रहा, जो इतनी बड़ी परसेंटेज में बिहार में है, और उनका कोई माने या ना माने, उनके प्रिय चेहरे लालू और नीतीश हैं आज की तारीख में। और चाहे लोग कोई हों, ओवासी पवासी, सबको वोट कटवा का वो दे दिया जाएगा सर्टिफिकेट, ये सब वोट कटवा है, तो मुसलमान वोट का कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। सबसे ज्यादा वोट वहाँ, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर इस बिहार चुनाव में मुसलमान प्ले करेगा, ये मेरा दावा है। चलिए आने वाला वक्त तय करेगा। बहरहाल ललन जी कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं नहीं मुस्लिम मानता वोट बैंक के कि लिए खास तौर मुस्लिम वोट इतना डिसाइसिव हुआ कि वो बिहार इलेक्शन को पूरी तरह से प्रभावित कर देगा, क्योंकि मुस्लिम वोट भी भले ही पूरी तरह से ललन जी प्रभावित ना करे, लेकिन इस भूमिका को, भूमिका तो उसकी होगी, भूमिका तो रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये सोचना गलत है कि उसकी वजह से ही बिहार के इलेक्शन के रिजल्ट बदल जाएंगे। देखिए, एक तो ओआसिस फैक्टर को अब निगेट नहीं करना चाहिए। ओआसिस फैक्टर बिहार में काम करेगा, और ओआसिस भी कुछ सीटें ले जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ओआसिस जो सीटें ले जाएगा, वो किसकी सीट ले जाएगा? वो नीतीश की, लालू की तो सीट ले जाएगा। जो भी ओआसिस सीट काटेगा या जो भी उसका इम्पैक्ट होगा बिहार के इलेक्शन में, वो आप लोगों के जो महागठबंधन के वो लोग हैं, उन्हीं की सीटें काटेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो उसका फायदा तो वाकई बीजेपी को होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ कुछ 5-6 जिलों को छोड़कर बिहार में जहाँ की मुस्लिम वोट वाकई डिसाइसिव होगा, बाकी पूरे बिहार में आप नहीं कह सकते कि वो इतना डिसाइसिव होगा कि जिसको चाहे उसका पलटा भारी कर दिया, जिसको चाहे हल्का कर दे। सीमांचल के 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें असर पड़ेगा और मुस्लिम वोट बहुत डिवाइसिव होगा। लेकिन वो जो मुस्लिम वोट आज की स्थिति में जो स्थिति बन गई है, ओआसिस अगर सीरियसली वाकई वहाँ चुनाव लड़ता है तो आप देखिएगा सारा के सारा जो पहले जो हिस्ट्री बिहार की रही है मुस्लिम वोट की, वो चेंज हो जाएगा। और दूसरी बात एक मैं और कहना चाहूँगा, 20% से नीचे मुसलमान वोट है, वहाँ ओआसिस का कुछ नहीं होगा, ना उसका कैंडिडेट। देखिए, और ये 45% है, वो कुछ डिस्ट्रिक्ट तो वहाँ 45% तक वोट है। 20% की बात आप छोड़िए, मैंने 4 डिस्ट्रिक्ट की बात की है। जिन 4 जिलों में 20% से 50% है, उनमें ओआसिस फैक्टर होगा। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट में कुल 4 डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें हैं? 24-25 सीटें हैं। गीतांजलि जी, जहाँ ओवैसी जी नहीं थे वहाँ पे भी हम जीते हैं। हर जगह तो ओवैसी जी नहीं थे ना, वहाँ पे भी हम जीते हैं, वहाँ पे भी हमें वोट मिले हैं। सुनो, मुस्लिम वोट बैंक के लिए आपकी क्या रणनीति है? क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा। दलितों को ठीक है, आपने जीतनराम मांझी या पासवान जी का दामन थाम लिया है, लेकिन वाकई बात सही है कि वहाँ की और ध्यान शायद आपका नहीं है। पहली लिस्ट भी आपने जारी की, उसमें भी कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। मैंने आपको पहले भी चर्चाओं में बताया और अब भी बताया कि हमारा ध्यान तो एक ही तरफ है, विकास और सबका साथ सबका विकास। चाहे उसमें मुसलमान भाई हो, चाहे अदर और कास्ट हो, लेकिन आना हो या बिहार की जनता का विश्वास जीतना हो, आपको जनता को लेकर ही साथ चलना पड़ेगा। देखिए हमारा ये प्रश्न आपसे कर, देखिए हमारा, मैं आपको बिहार की जनता में बिल्कुल आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। सुनिए, देखिए पहले के चुनावों में और अब जो चुनाव होते हैं उनमें बड़ा अंतर है। मैं आपको बताता हूँ, लोकसभा चुनाव में सब जगह, हर जगह आप किसी भी फैक्टर को ले लीजिए, कोई फैक्टर काम नहीं करा, सिर्फ एक फैक्टर काम करा, विकास, और उसके नाम पे वोट पड़े। आप उसके बाद जितने भी विधानसभा चुनाव देख लीजिए, हर जगह आपको एक ही चीज नजर आएगी कि विकास के नाम पे वोट पड़े। आप दिल्ली, जहां पे हम हारे हैं, अपनी हार स्वीकारते हैं,
हमारा वोट परसेंटेज उतना ही रहा, लेकिन वहां पे भी जो केजरीवाल ने गलत सपने दिखाए या झूठे वादे करे, वो भी विकास के रूप में उनको जनता ने लिया और वहां पे विकास के नाम पे वोट पड़ा। सुनिए, मैं एक सेकंड मैं बता दूं, ये ट्रेंड कब से शुरू हुआ? यूपी से शुरू हुआ। अखिलेश यादव जी को यूपी के इलेक्शन में जितने भी राजनीतिक पंडित हैं सब ये कह रहे थे कि अकेले मेजोरिटी नहीं मिलेगी, लेकिन अखिलेश यादव जी ने कर दिखाया, अकेले अपने बल पे मेजोरिटी लेकर आए, उनको भी हर वर्ग हर उसका समर्थन मिला। तो अब ये ट्रेंड चेंज हो चुका है। अखिलेश जी के इलेक्शन, यूपी के इलेक्शन से लेकर आज तक आप देख लीजिए, हर जगह जो है वो ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब जो इतनी बड़ी पार्टी है वो कहां से अपने लिए एक मिनट में एक कमेंट कर दूं। अगर मुजफ्फरनगर के दंगे नहीं होते तो आज मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते। केवल उत्तर प्रदेश की और मुजफ्फरनगर के दंगों की देन है कि आज मोदी जी प्रधानमंत्री है। विकास के नाम पर वोट नहीं पड़ा, वहाँ हिंदू मुस्लिम और टोटल पोलराइजेशन। आंखें बंद करने से अगर कोई समझे शाम हो गई, सारा हिंदुस्तान चेंज कर दिया। हिंदुस्तान नहीं, ये बहुत बड़ी भूल है। जब मोदी पूरे हिंदुस्तान से जीत के आए हैं, कहीं खाली उत्तर प्रदेश से नहीं जीत के आए हैं। उत्तर प्रदेश चीजों को बहुत ज्यादा दूर ले जाने वाली बात जीत का ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चलिए इस पर चर्चा करेंगे। गीतांजलि, जैसे डॉक्टर यशवीर सिंह जी ने कहा कि वहाँ पे माइनॉरिटी मेजॉरिटी में काफ़ी माइनॉरिटी में है, मेजॉरिटी में है। 15% के आसपास लगभग वहाँ पर मुस्लिम मतदाता है, लगभग 15% के आसपास ही वहाँ पर यादव मतदाता है। तो आज जो वहाँ का जो राजनीतिक समीकरण है, मैं समझता हूँ आरजेडी के साथ में मुस्लिम और यादव लोग बहुत आदात में उनके साथ में हैं। जो गठबंधन है इसके साथ में जो मुस्लिम, जहाँ का उत्तर प्रदेश, उसके बिहार का जो मुस्लिम है वो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के साथ पूर्ण रूप से जाएगा, चाहे यादव हो चाहे मुस्लिम हो वहाँ पर। लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूँ, जो मुस्लिम की बात उसकी बात कर रहे हैं, दलित की बात कर रहे हैं। दलित पहले जेडीयू के साथ थे मांझी जी, जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया। मुख्यमंत्री बनाने के बाद में वो भाजपा के साथ चले गए। आज क्या जरूरत पड़ गई, जब उनकी भाजपा की आंधी चल रही है, अगर मोदी चेहरा है इनके पास में, तो इनको क्या जरूरत पड़ गई थी एलजेपी के साथ लगाने की और इनको मांझी जी को साथ लगाने की? देखिए, हमारे को कोई जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन मांझी जी ने हमसे कहा, और मांझी जी का जो हसर करा जनता दल यू ने और खासकर नीतीश कुमार जी ने, उसको देखते हुए जो वहां की जनता है उनको जरूरत थी कि नहीं, मांझी जी के साथ गलत हुआ है, इनको न्याय मिलना चाहिए। उनको न्याय दिलाने के लिए उन्हें न्याय दे दिया, उनको टिकट भी दे दिया। बिल्कुल खुश है ना, आप बताइए ना, मांझी जी बिल्कुल खुश है। देखिए आप कोई भी एक स्टेटमेंट मांझी जी का बताइए जो नाखुश लग रहे हो। बिल्कुल खुश है। आज उन्होंने अपने 12 उम्मीदवार भी घोषणा कर दिए। आप ये बताइए, सबसे पहले ये तथाकथित महागठबंधन जो है, इन्होंने अपनी अपनी सीटें घोषित की कि 100 आप लड़ेंगे, 100 आप लड़ेंगे, 40 आप लड़ेंगे। आज नॉमिनेशन स्टार्ट हो गया, आज तक ये एक भी सीट पे कौन लड़ेगा इसकी दावेदारी अभी तक ये डिक्लेयर नहीं कर पाए, क्योंकि इनके यहाँ पे तो लड़ाई शुरू हो चुकी है। कांग्रेस से 5-5 सीटें मांग रहे हैं, कांग्रेस को इस काबिल नहीं समझ रहे कि 40 सीटें लड़ पाए वहां पे। देखिए गीतांजलि जी, आपने जो कहा पहले शुरू में ही ना, कि समीकरण बदल गए। बिल्कुल। अब देखिए, जो महागठबंधन की समीकरण देख लीजिए आप। मुलायम सिंह जी इसके अध्यक्ष बने महागठबंधन के, और उनकी अध्यक्षता में ये संगठन बना। उसके बाद मुलायम सिंह ही अलग हो गए, और अब उनकी पार्टी कह रही है कि वो एनसीपी के और जो और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं उनके साथ मिलकर अलग चुनाव लड़ेंगे। तो अगर ये मेटलाइज हो जाता है तो बहुत सारा यादवों का और मुस्लिम वोट जाएगा इसको, क्योंकि उनका होल्ड तो है। जैसे लालू जी का होल्ड यादवों पर है, वैसे मुलायम सिंह का भी होगा। तो वो तो कितने वोट तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे। तो आप जो ये कह रहे हैं कि वो समीकरण तो बदला है। अच्छा, बाकी जहाँ मांझी का सवाल है, तो इसमें गलती तो नीतीश जी की है। आपने उनको इतना आदर दिया, सम्मान दिया, उनको मुख्यमंत्री बना दिया, और उसके बाद उसके बाद जब आपने देखा कि मांझी पॉपुलर हो रहा है और मांझी अपने आप कुछ निर्णय करना जा रहा है, फैसले करने जा रहा है, तो आपने उसकी टांग खींच दी। तो उसकी टांग जब आपने खींची तो ये तो जाहिर है कि वो आपसे अलग होना चाहेगा। तो जब वो अलग होगा तो और कहाँ जाएगा? अच्छा, चलिए, जो दूसरा गठबंधन तो उसके सामने अल्टरनेटिव वही था बीजेपी का, और इसलिए वो चला गया। तो मांझी का प्रभाव तो है इसमें, आप इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि जो अच्छे दलित लोग हैं। जीतना मांझी के साथ गलत हुआ, पार्टी से उन्हें बाहर निकाल दिया गया, उन सब पर छीन लिया गया। तमाम उनकी जो परेशानियां हैं वो जनता ने देखी, बहुत छोटी छोटी सी बातों पर भी उनकी जो टेंशन है वो देखी। बीजेपी ने शरण दी, बीजेपी ने खैर अब उनके साथ में आगे चुनाव लड़ने का मन भी बना लिया। लेकिन कितना फायदा इससे बीजेपी को मिल पाएगा? क्योंकि अगर दलित वोट बैंक की बात करें तो मेरे ख्याल से वो वोट बैंक तो कहीं और भी खिसक सकता है। नहीं खिसकेगा। देखिए, ये तो आप 22%, ये बात तो कोई नहीं कहेगा
100% मांझी ले जाएगा, लेकिन और लोगों के कंपैरिजन में अति दलित में मांझी का प्रभाव ज़्यादा है। इसलिए अगर 60-70% वोट भी मांझी ले गया दलितों का, तो चुनाव में तो वही लोग जीत पाएंगे, ज़्यादा अधिक से अधिक सीटों निकालेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अब नीतीश कुमार का वो होल्ड नहीं रहा, जो अति दलित समुदाय है, जो 14-15% का वोट है, जिसका नेता अब मांझी हो गए हैं। चलिए, हमारे साथ ब्रजपाल नागर जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। ब्रजपाल जी, आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? हाँ जी, सुन पा रहा हूं। ब्रजपाल जी, जिस तरह से जीतन राम मांझी बीजेपी के साथ में आ गए हैं और पासवान भी बीजेपी के साथ में है, दलित वोट बैंक किस ओर जाता नजर आ रहा है? इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि दलित और महादलित वोट वो सीधा बीजेपी की तरफ जा रहा है, बीजेपी की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है। कैसे आप कह सकते हैं कि बीजेपी की ओर जा रहा है, क्योंकि वहाँ और भी अन्य जो कैंडिडेट है अन्य दलों में मौजूद होंगे? नहीं, ये सबसे ज्यादा जो पासवान जी है और मांझी जी है, ये सबसे ज्यादा बिहार में मजबूत है, तो इससे जा रहा है। और ये मिले हुए हैं बीजेपी के उससे लड़ रहे हैं। देखिए, मैं बताता हूँ कैसे मिलेगा। 7% मांझी जी के अति दलित 7% वोट है, जिसमें मूसर अन्य जाति 4% वहाँ पासवान जी का पासी कौम का, जिसको बोलते हैं पासी कौम, वो है। केवल 11% के ये दोनों नेता हैं, बाकी और कम्युनिटी इनके साथ नहीं है। मैंने कई चुनाव में देखा, पासवान जी इनइफेक्टिव हैं जहाँ, और दूसरी जातियाँ केवल जहाँ पासी कम्युनिटी है वहाँ वो ज़्यादा इफेक्टिव है। इसी तरह मूसर जाति, जिसके मांझी तो कुल मिला के आप कहना चाहते हैं कि जितनी आश्वस्त बीजेपी मांझी और मानती पासवान को है, लेकर मैं नहीं उतना बेनिफिट जो है वो मैं नहीं मानता। केवल 7% अति, और वो भी एक नहीं, मूसर एक जाति है। अति दलित में एक जाति है मूसर, वो भी 7% नहीं, वो तो जो उन्होंने नीतीश जी ने डिवाइड किया था दलित और महादलित को आपस में, उसमें 7% महादलित माना था, उसमें भी एक जाति मांझी जी की नहीं है, और सारी जातियां। ललन जी, देखिए, ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज़ बिहार के बारे में रहा है कि जो हर नेता बिहार का आज है, उसके पीछे कोई न कोई जाति रही है। नीतीश जी के पीछे भी जाति है, आपको पता है, जिसका सॉलिड सपोर्ट उनको रहा है। लालू जी के पीछे भी वही पोजीशन है, तो मांझी के पीछे भी अगर वो पोजीशन हो गई तो फिर आपको अब क्या परेशानी हो, तो ले ही जाएगा वोट। इस देश की बुनियाद ही राजनीति की बुनियाद जो भी हो, लेकिन बिहार की बुनियाद ज्यादा है इस मामले में। आप किसी को दोष नहीं दे सकते इसमें, और इसलिए ये जो फैक्टर है, ऐसा है गीतांजलि, पासवान फैक्टर और मांझी फैक्टर, ये दोनों काम करेंगे इस चुनाव में, और अच्छी तरह काम करेंगे। इसका फायदा बीजेपी को होगा। अखिलेश जी को चीफ मिनिस्टर बनाया क्या? देखिए, मांझी जी और पासवान जी मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं है। अगर वो होते तो सारा दलित चला जाता। सबको पता है कि मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले। देखिए, जब अखिलेश जी को चुना गया था, वहाँ की उत्तर प्रदेश की जनता ने चुना, तो क्या सिर्फ एक जाति, एक विशेष जाति ने सिर्फ वोट दिए? सबने वोट दिए, सबके वोटों से चुन के आए। समाजवादी पार्टी साथ थी ना, और लोग भी थे, और दूसरी जाति। यही बिहार के उस पे लागू होगी। देखिए, ये तो एक जाति का वोट किसी को ना तो मिल रहा है, खाली समाजवादी पार्टी के साथ ये बात है कि खाली एक ही जात का आदमी चीफ मिनिस्टर होगा। बाकी जातियों के साथ तो ऐसा नहीं है। नहीं, बाकी कास्ट में ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपके सिर्फ यादों में ये टेंडेंसी पैदा की गई है मुलायम सिंह की ओर से कि खाली एक ही कास्ट का आदमी चीफ मिनिस्टर होगा। ये गलत चीज है। उस तरह से आप बिहार को मत मापिए। बिहार में पॉपुलेशन कॉम्प्लेक्शन ऐसा नहीं है जो आप कर सके, नहीं है। जो वो देखिए, वो टूट गया, जो लालू का भ्रम था वो टूट गया बिहार में, और बिहार की जनता ने लालू को नकार दिया है। लालू तो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट ही नहीं नेता है, जो कि अभी तक मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं कर पा रहे, जो कि हरियाणा की तर्ज पे ये इलेक्शन लड़ना चाह रहा है। लेकिन हरियाणा का गणित अलग था, वहाँ रामविलास शर्मा जी सीनियर थे, खट्टर साहब पहली बार हरियाणा में विधायक बने। अरे आप अपनी बात करिए दीपक जी, आप हमारी बात पे आ जाते हैं। दीपक जी अपनी बात करिए जनता दल की। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अरे अपनी करिए आप। मैं सर आपकी बात कर रहा हूँ। अरे मेरी मत करिए, अपनी करिए। मैं आपकी कर रहा हूँ, जो आप चिंतित है ना, ये हम चिंतित नहीं, चिंतित आप हो। आप बार बार हमारी बात करने लगते हैं। आप ये बताइए जनता को कि जनता दल क्यों आपको चुने, जनता क्यों आपको चुने नीतीश कुमार को? विकास देखिए, बताइए, दिखाइए। आप तो बता नहीं पा रहे, 8.5 साल तक तो हमारे साथ थे। अरे आप दामन का साथ था। आप घूम फिर के हमारे चीफ मिनिस्टर पे आए थे कि इनका चीफ मिनिस्टर नहीं है। आप क्या इस बात पे चुनाव लड़ रहे हैं? वहाँ पे सिर्फ इस बात पे चुनाव लड़ रहे हैं कि बीजेपी का चीफ मिनिस्टर नहीं है।
आप चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए कि नीतीश कुमार ने काम करें। अब बताइए क्या काम करें, जनता जानना चाहती है। दूरियों को इतना मत बनाओ जो है, आप डेढ़ साल से हम तक अलग हो गए। दूरियां आपने बढ़ाई, हमने नहीं बढ़ाई, आप हमें छोड़ के गए। आपने सत्ता का सुख लिया वहां। अरे सत्ता का सुख हम लोगों ने आपको मैंने अभी फैक्ट दिया ना, हम तो 102 सीटों में लड़े, 92 जीते। आप 142 में लड़े, 115 जीते। परसेंटेज निकालिए कौन कितना ज्यादा जीता है। ये तो हमारा बड़प्पन था कि हमने चीफ मिनिस्टर बना दिया नीतीश कुमार जी को। उसके बाद जब वो अलग होके लड़े, उसके बाद जब वो अलग होके लड़े तो आपने हाल देख लिया लोकसभा चुनाव में क्या हुआ आपका हाल। अब मैं आपको इसे बता रहा हूँ कि आपके प्रधानमंत्री महोदय ने, वो तो देश के ये लेकिन आपके नेता हैं, सर्वमान्य है, वो जो है हमारे लिए भी जो है, तो उन्होंने क्या किया, अभी वहाँ लॉलीपॉप दे दिया है भाई, इतना हम तो पैकेज दे दिया आपको। वो पैकेज है, वो हमें आप दान दे रहे हैं, आप मत लो ना। अरे नीतीश कुमार जी रिजेक्ट करते हैं उसको। बिहार की जनता को आप भीख नहीं दे रहे हैं, वो हमारा हक है। और हम अभी ये लेना चाहेंगे, लेकर रहेंगे जो है वो आप लोगों से लेकर रहेंगे, क्योंकि वो भीख थोड़ी मांगने का आपने दे दिए। क्या दे दिया, हमारा हक है वो तो बिहार का, बिहार एक भारत का अंग है। अरे हमने तो एक बार दिया, उसके बाद कहा ही नहीं, आप तो उसके पीछे ही पड़ गए। आप तो हर बार ये बात कर रहे हैं, अपनी कोई बात नहीं बताएंगे। आप देश को गुमराह मत करो या बिहार को गुमराह मत करो, बिहार की जनता समझ रही है। आप इस बात का नहीं, आप इस बात का जवाब दें, जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तब तो बीजेपी सेकुलर थी, बड़ी अच्छी पार्टी थी, सब ठीक चल रहा था। और जब बीजेपी से उनको अलग हो जाना पड़ा तो उसके बाद बीजेपी बहुत खराब हो गई, सब कुछ कंडेम करना शुरू किया और जो भी दोस्त था वो बीजेपी के ऊपर मरना शुरू कर दिया। नीतीश कुमार का लालू, सुनिए एक बात सुन लीजिए, लालू के साथ भी पहले नीतीश कुमार बड़े अच्छे संबंध थे, लेकिन नीतीश कुमार भी उस राज में वो अलापना शुरू किया, जंगल राज हो गया, ये हो गया और ये सब कह के कभी नहीं किया। तो नहीं, फिर परसों उसी लालू ने कहा, उसी लालू जी ने कहा आस्तीन का सांप और क्या क्या नहीं कह दिया, उनके साथ गठबंधन कर दिया। तो ये अवसरबाजी का तो सबके साथ है। मिल जाएंगे, आप यूट्यूब पर चले जाएं सर, कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। आप देखें इनके नेता ने परसों बोला कि दोबारा जंगल राज नहीं आएगा, दोबारा जंगल राज नहीं आएगा, यानी कि पहले आ चुका है, दोबारा जंगल राज नहीं आएगा। आपके नेता ने परसों बोला है, कहा नहीं कि हमने जंगल राज का हमारे सीनियर। अरे उन्होंने ये बोला दोबारा नहीं आएगा, दोबारा का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड है सब जगह, आप कैसे कह रहे नहीं कहा, आपके कहने से मारो जो चीज रिकॉर्ड है दुनिया जानती है उसको आप कहते हैं। कॉलिशन पार्टियां जो होती हैं वो एक पॉलिटिकल कंपल्शन है। यही पासवान पाकिस्तान में जाके क्या बोलते थे कि मैंने बीजेपी से इसलिए मंत्री पद से इसलिए इस्तीफा दे दिया कि वहाँ वो गोधरा कांड में मैंने इस्तीफा दिया था। हम वही पासवान हैं, अब वो गोधरा कांड खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है, सब हो चुका है। उसी का राग लेके कांग्रेस नहीं, उसी का राग लेके अलापते रास्ते कांग्रेस डूब गई, बाकी लोग भी जो उसका राग अलापते रहेंगे उनकी वो स्थिति। गीतांजलि जी, जिस तरह ललन जी ने बोला है ना, आज नीतीश जी जो पहले बीजेपी के साथ थे और आज बीजेपी से आ जाए, ऐसे ही मांझी जी पहले मुख्यमंत्री बनाए थे नीतीश कुमार जी ने, आज कैसे उनको भाजपा ने अपने साथ में रख लिया। तो राजनीति में ये समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं, कभी कोई किसी के साथ चला जाता है, कभी किसी के साथ चला जाता है। तो इससे जो आज के समय में जो राजनीतिक समीकरण है, बहुत गड़बड़ राजनीतिक समीकरण दिखाई दे रहे हैं बिहार के अंदर, क्योंकि एक जो वोट बैंक जो है, आज 15% वोट मुस्लिम का है, 15% वोट यादव का है, 8% के लगभग कुर्मी है। तो इस तरह लगा के ना नीतीश कुमार जी के साथ बहुत मेजोरिटी में लोग हैं और विकास के नाम पे भी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री देना चाहेंगे बिहार के लोग। देखिए, मैं तो नहीं समझता कि अभी हम लोग एक प्रेडिक्ट कर दें कि नीतीश कुमार जीतेंगे या बीजेपी जीतेगी या कौन जीतेगा। ये तो जनता के ऊपर है वो किसको जिताती है। लेकिन जो ट्रेंड अभी तक चल रहा है उसमें तो निश्चित रूप से बीजेपी का पलड़ा भारी लगता है। चलिए, वक्त चूंकि मेरे पास बहुत ही कम बचा है, मैं आप सभी की टिप्पणी लेती, लेकिन जो लगातार जो इस तरह की बातें हो रही हैं, मैंने एक चीज नोटिस की है, चूंकि ललन जी आप भी पत्रकार हैं, ये तमाम राजनीतिक दलों की विडंबना रहती है हर इलेक्शन से पहले, बहुत सी बातें, लेकिन फिर उसके बाद यथार्थ के धरातल पर सब खोखला। अब बिहार की जनता किस पर उम्मीद लगाए ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि जो नीतीश कुमार अगर उन पर अपना दिमाग लगाए
उनको वोट दे, तो जो नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव को गलत कहते थे आज उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव की अगर बात देखी जाए, इतने वक्त से सत्ता से खिसके व्यक्ति को बिहार की जनता स्वीकारेगी या नहीं स्वीकारेगी, बड़ा सवाल है। बीजेपी एक बार फिर से हाथ आजमाने को तैयार है बिहार में। बिहार की जनता कितना स्वीकार करती है, क्योंकि जीतन राम मांझी और पासवान दोनों को एक साथ लेकर चल रही है, तो हो सकता है कि पलड़ा कहीं ना कहीं भारी भी हो जाए। लेकिन सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ विकास जो है, बिहार की जनता चाहती है कि उसका विकास हो और हर क्षेत्र में विकास हो। केवल कहने से ना हो, ये ना हो कि सड़कें बन गई विकास कर दिया। हर क्षेत्र में विकास हो, शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो, चिकित्सा के क्षेत्र में विकास हो, वहाँ प्रॉपर एजुकेशन जैसे मैंने कहा कि वो मिलनी चाहिए। तो तमाम तरह के मुद्दे हैं जिन पर तमाम राजनीतिक दलों को ध्यान देने की जरूरत है, और ये इलेक्शन तभी शायद वो राजनीतिक पार्टी कर पाएगी। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिहार की जनता क्या तय करेगी, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन हमारे जो भी मेहमान जुड़े थे उनका यही कहना है कि तमाम राजनीतिक दल बिहार की जनता के विकास के लिए अगर सोचेंगे तो शायद बिहार की जो जनता है उन पर विश्वास कर पाएगी। न्यूज लाइन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल न्यूज।